नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी नगर निगम के पहले बोर्ड बैठक में 29 प्रस्ताव पर 163 करोड़ रुपए के बजट पर चर्चा करते हुए प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसके अलावा कई पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में नई स्ट्रीट लाइट लगाने, लाइब्रेरी खोलने, पार्कों को सुधारने सहित सड़क और नालियों के निर्माण की मांग रखी है, जिस पर मेयर गजराज बिष्ट ने सभी पार्षदों को निर्माण कार्यों को पूरा करने के नए प्रस्तावों का कार्य शुरू करने सहित लाइट्स लगवाने का आश्वासन दिया है और साथ ही इसको लेकर सभी पार्षदों को समान रूप से विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ाएंगे। और पूरे शहर की स्वच्छता पर, इसके विकास पर, इसकी सुरक्षा पर, इसकी प्रगति पर ये कैसे सुंदर बने, इनमें सभी हमारे 60 पार्षदों ने अपनी सहभागिता की और सभी ने मैं धन्यवाद देता हूं सभी पार्षदों को कि उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी शांतिपूर्वक, बड़े धैर्य के साथ इस बैठक को संपन्न किया है। और सभी ने, मैं उनको इस बारे में इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि सबकी सोच यह है कि हल्द्वानी का विकास हो, हल्द्वानी की प्रगति हो। मैं उन सबको बधाई भी देता हूं। 163 करोड़ का लगभग बजट रखा गया है। सर्वाधिक आज तक का सबसे ज्यादा बजट रखा गया है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है और बीते एक महीने में प्रदेश भर के अंदर करीब 136 अवैध मदरसों पर ताला लग चुका है और अभी तक सबसे ज्यादा 64 मदरसे ऊधम सिंह नगर जिले में सील किए गए हैं। हालांकि अब सबसे बड़ी संख्या वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के सामने है, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। वैसे प्रशासन ने दावा किया है कि किसी भी बच्चे का भविष्य बर्बाद जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश में सिर्फ 450 मदरसे ही रजिस्टर्ड हैं। शासन प्रशासन की जांच में सामने आया कि प्रदेश भर में करीब 500 मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। इसलिए धामी सरकार ने प्रदेश भर में मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में प्रशासन अभी तक प्रदेश भर में 136 अवैध मदरसे सील कर चुका है। देखिए, दो तरह के मदरसे इसमें पूर्व में भी बात हुई थी। एक तो जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड हैं और दूसरे जो इस तरह के हैं जो एफिलिएशन उनका नहीं है। तो ऐसे छात्रों के लिए दो तरह के विकल्प हैं। एक तो ऐसे जो मदरसा संचालित हैं, जो मदरसा बोर्ड से सूचीबद्ध हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारे जो शिक्षा विभाग के विद्यालय हैं, जहाँ पर निःशुल्क भी है और फ्री एक्सेस है सभी के लिए। और आजकल चूंकि प्रवेश का हमारा सत्र नया शुरू होने वाला है, तो प्रवेश उत्सव भी हम लोग मनाते हैं। तो जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ भी बच्चे प्रवेश ले सकते हैं। दोनों विकल्प खुले हुए हैं। तो मेरे आवेदन में कमी है तो मुझे पलट को कोई बताएगा। नानक मता साहिब गुरुद्वारा के डेरा प्रमुख बाबा तरसीम सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी, आपको बता दें कि सरबजीत सिंह को पंजाब के तरन तारण से गिरफ्तार कर विशेष टीम ऊधम सिंह नगर लाया गया था और इसी दौरान काशीपुर में KVR हॉस्पिटल के पास में हाईवे कोतवाली क्षेत्र में जिस वाहन से पुलिसकर्मी और सरबजीत आ रहे थे उसका टायर फट गया और वाहन सड़क से नीचे गिरकर पलट गया। मौके पर फायदा उठाते हुए आरोपी सरबजीत सिंह पुलिस की पिस्टल लेकर गेहूं के खेत में घुस गए। आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया है, जिसके बाद में पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में आरोपी सरबजीत के दोनों पैरों पर गोली लगी है, जबकि 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी को काशीपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसकी जानकारी SSP मणिकांत मिश्रा ने दी है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला रुद्रपुर से सामने आया, जहां पर आरोपी सरबजीत और पुलिस में झड़प हो गई और इस दौरान उसे अस्पताल में एडमिट भी कराया गया है और बाबा तरसीम सिंह का हत्यारा अब गिरफ्तार हो गया है और साथ ही मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। पूरा मामला रुद्रपुर से सामने आया है, जहां पर पुलिस ने शिफ्टिंग के समय भागने की पुलिस से कोशिश की और इस दौरान आपस में झड़प हो गई है।
आपको बता दें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के उत्तराखंड राज्य को भयमुक्त और अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। पिछले वर्ष बाबा तरसेम की हत्या नानकमत्ता थाना क्षेत्र में की गई थी, जिसके मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को कल रात तरन तारण से गिरफ्तार किया गया। सरबजीत सिंह पर 2 लाख रुपए का इनाम था और इसकी सूचना पुलिस को बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी, लेकिन ये समय समय पर अपना स्थान बदलता रहता था, जिसके कारण से इसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा नानकमत्ता थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें कुल 12 लोग थे। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने राज्य की सभी छोटी और बड़ी मंडियों की आय बढ़ाने के लिए आपको बता दें कि ठोस कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि मंडी के भीतर टैक्स चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनिल कपूर डब्बू ने व्यापारियों से भी आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय हित में ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करें और इस कदम से किसानों और व्यापारियों दोनों को लाभ मिलेगा, जिससे मंडी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डब्बू ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श बताया है। उन्होंने कहा कि योगी जी की कार्यशैली से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड मंडी परिषद को आगे बढ़ाने के लिए सख्त और प्रभावी फैसले ले रहे हैं। अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि अच्छे काम के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। भले ही कुछ लोगों को मेरे फैसले पसंद न आ रहे हों, लेकिन मेरा मकसद मंडियों की व्यवस्था को सुधारना, किसानों को अधिकतम लाभ भी पहुंचाना है। देखिए, जो कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड है, ये किसानों का हित करता है, जिनके छोटी छोटी सड़कें बनाता है, जिससे उनको सुविधाएं मिल सकें, मंडी का कारोबार बढ़े, और इसके लिए लोग टैक्स देते हैं। सरकार ने निर्धारित कर रखा और वो सोशल वेलफेयर में खर्च होता है। मुझे लगातार शिकायतें मिल रही थी कि टैक्स जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, लगातार टैक्स चोरी हो रही है, और इसी प्रकार अधिकारी और कर्मचारी को लापरवाह हो जाते हैं, तो बीच बीच में उनको समझाना पड़ता है ताकि हम जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं। तो कल मैंने अपने अधिकारी को निर्देश दे रखे कि जगह जगह लोग 10 बजे आए, कार्यालय में अपना काम समय से करें। तो कल मैं डीजीएम ऑफिस में गया, वहां पता लगा कि 10:30 बजे मैं पहुंचा तो 2 कर्मचारी अनुपस्थित थे। मैंने कहा, मेरा उनको पहले मैंने आग्रह किया कि भाई कल से आप गलती ना करें। हल्द्वानी में चोरगालिया क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए नाधौर नदी से होने वाले नुकसान से गांव को बचाने के लिए बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि इससे पहले बाढ़ सुरक्षा नियंत्रण के कार्यों में लीपापोती की गई है, जिसकी वजह से पिछले साल की आपदा में बाढ़ नियंत्रण सुरक्षा के सभी कार्य ताश के पत्तों की तरह बह गए हैं। इसलिए इस बार ग्रामीणों को पहले से चिंता सता रही है, क्योंकि गलत तरीके से खनन होने के कारण नंधौर नदी का मुहाना ग्रामीण क्षेत्र की ओर से गया है, जिससे कि उन्हें इस बरसात में जमीन, मकान, गांव को बह जाने का खतरा हुआ है। साथ ही कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस बार खनन चुगान भी कराया जा रहा है। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण के कार्यों के लिए तटबंध और बड़े बड़े पत्थरों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से लगाने का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। आपको बताते चले कि नादौर नदी से बाढ़ से बचने के लिए तमाम तरह के यहां पर बांध बनाए जा रहे हैं। चोरगालिया क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी इस पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला हल्द्वानी से है, जहां पर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। दरअसल यहां पर बाढ़ का खतरा रहता है और जिस दौरान लोगों को भी तमाम तरह की परेशानियां भी होती हैं, और जिस दौरान एक ज्ञापन दिया गया है ताकि बाढ़ आए या कुछ भी समस्या हो जिससे 2-4 ग्रामीणों को ना होना पड़े, जिसकी वजह से काम के लिए नादौर नदी से बाढ़ के संकट से मुक्ति के लिए ज्ञापन सौंपा गया है।
द्वारा पूर्व में एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें चोरगलिया क्षेत्र और नंदौर नदी का पूरा निरीक्षण भी किया था और कमेटी ने जो सलाह दी थी कि जो खनन नंदौर में चलता है उसे स्टार्टिंग पॉइंट से किया जाए, हेड से किया जाए, तो फिलहाल उसके कमेटी की रिपोर्ट पे अमल करते हुए हेड से खनन शुरू किया गया है और अभी लगभग 1 किलोमीटर का एरिया में ही खनन कार्य किया जा रहा है और 1 अप्रैल से इसको चरणबद्ध ढंग से नीचे की ओर को लाया जाएगा, टेल की ओर को, जिससे कि नदी अच्छे सही ढंग से चैनलाइज भी हो और नदी का प्रभाव गांव की ओर को ना हो। ग्रामीणों द्वारा जो डिमांड की गई है ये पत्थरों को, जो बोल्डर है उनको गांव की ओर को लगाने के लिए। ग्राम सभा आमखेड़ा के बिहार नगर घुसपुर गांव से, मुखानी खड़को गांव से आए हैं। हमारे प्रधान जी श्रीमान नंदन सिंह गोरा जी हैं, हमारे पान सिंह मेवाड़ी अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष हैं और हमारे कार्की जी हमारे भूतपूर्व प्रधान। हम लोग गांव के बहुत लास्ट से हैं और बहुत ज्यादा पीड़ित लोग हैं। हर हमेशा नदी आते रहती है और हमारे गाँव का बहुत नुकसान करती है। हम लोग आज इसलिए आए हैं, हमारे प्रधान जी ने भी और हमारे मंडल अध्यक्ष मेवाड़ी जी ने और कार्की जी ने, सब लोगों ने ये पहले से भी कार्य शुरू किया है, उसमें भी सुनवाई एसडीएम साहब कर रहे हैं और हम लोग भी उसी के लिए हम लोग भी एक बीड़ा उठा रहे हैं। हम लोग भी उनका सहयोग करेंगे, हम भी उनके साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि महिलाएं भी आज देश में महिलाओं की बातें रखी जा रही हैं, इसलिए हम लोग यही चाह रहे हैं। उन्होंने जो भी कार्यवाही आगे को बढ़ाई है, एसडीएम साहब ने हमारी बहुत अच्छे से सुनी है बातें। जैसा कि आप लोगों को भी अवगत होगा, चोरगलिया जनपद नैनीताल का जो है आखिरी तोक है। विगत 15 साल से नंदौर नदी से जो है वहाँ का क्षेत्र, जो नंदौर नदी के किनारे का गांव है, वो बाढ़ प्रभावित है। लेकिन यह कहने में मुझे कुरेद नहीं है कि हमारी वर्तमान या पहले की सरकारों ने और संबंधित विभागों ने जो है उसमें कुछ हिला हवाली करके लिपापोती जरूर करी, लेकिन विगत वर्ष की भयंकर बाढ़ से जो है ये सारी लिपापोती, जितने भी बाढ़ प्रबंधन के निर्माण कार्य थे, वो सारी जो है ध्वस्त हो चुके हैं। खबर गदरपुर से है, जहां पर राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजकीय इंटर कॉलेज गदरपुर में प्रशासन की ओर से भव्य बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में सभी विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्र के तमाम स्कूलों के बच्चों की तरफ से संस्कृत कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया। इस दौरान क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों और लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं का संबंधित अधिकारियों से मिलकर निस्तारण कराया है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि सरकार ने 3 साल कई कार्य किए, जिसमें आम जनता को बहुत लाभ मिला है। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने भी कहा कि समान नागरिकता कानून और भू कानून के अलावा सरकार ने जनहित के लिए कई कानून को लागू किया है, जिससे जनता को बहुत ज्यादा लाभ भी मिला है। हमारे माननीय धामी जी की सरकार को 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग अपने कामों को लेकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज ऐसे ही ये जिले में तीसरा कार्यक्रम है, जसपुर, किच्छा और गदरपुर। और मैं देख रहा हूँ अभी पूरी स्टॉल्स लगी हैं, लोग आ रहे हैं। जो हमने 3 वर्षों में किया है, लोगों ने हम लोगों को अपनी पलकों पे बिछाने का काम किया है। नकल विरोधी कानून हो, आज चौराहे में खड़े होकर हमारे लोग हमारी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे परिवार के बच्चे जो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और वो भ्रष्टाचार के कारण नहीं आ पाते थे, सुसाइड कर लेते थे, आज उन परिवारों में भी, उन बच्चों के भी चेहरे पर मुस्कान है। उत्तराखंड की एक विशेष पोशाक है, उसमें सुशिक्षित के बच्चे हैं जिन्होंने ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति दी थी मंच। खबर मंगलौर से है, जहां पर एसपी देहात शेखर चंद्र सुआल ने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में थाना, मालखाना, कार्यालय, कर्मचारी और बैरिक, सशस्त्र, साफ सफाई स्थानों को भी देखा गया। निरीक्षण के दौरान सशस्त्र का निरीक्षण कर दस्तावेजों की जांच की गई, तो वहीं निरीक्षण के बाद में एसपी देहात ने बताया कि निरीक्षण में सभी चीज ठीक पाई गई है। मुकदमे संबंधित जांचें काफी लंबित हैं, जिनको जल्द पूरा किया जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो निरीक्षण है वो रनिंग में है
ये हमारी हाफ ईयरली प्रोसीजर होता है। मेरे रेंज पे हम हर थाने का हाफ ईयरली निरीक्षण करते हैं। तो अभी तक काफी सारी चीजें बहुत ठीक हैं। थोड़ा मंगलौर कोतवाली में हमारा जो मालों का निस्तारण है, इन्वेस्टिगेशन का निस्तारण है, वो थोड़ा स्लो है। तो उस पर मैं अभी सबकी मीटिंग लेकर उस पर एक निर्देश जो मुझे इन पे होने वो दिए जाएंगे। बाकी जनता के लिए पुलिस की सहज सुलभता हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। आप यहाँ थाने में अलग जो महिला हेल्पलाइन है, क्योंकि यहाँ लगातार शिकायतें आती तो उनके लिए अलग प्रोसीजर, उसका एक रजिस्टर इन्होंने मेंटेन किया है। आगंतुक लोग जो होते हैं, आगंतुकों की हर बात को सुना जाए, ये सुनिश्चित करें। ये सब चीजें हम देखेंगे। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों पर सरकार की कार्रवाई जारी है। और वहीं आपको यह भी बताते चलें कि सरकार ने मदरसों के फंडिंग की भी जांच शुरू कर दी है। अब तक प्रदेश में 136 मदरसों के पास कागजात पूरा न होने पर सील किया जा चुका है। उत्तराखंड में करीब 450 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जो कि शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय की पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन दूसरी ओर करीब 500 से भी अधिक ऐसे मदरसे हैं जो बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामून कासमी ने भी इसे सही करार दिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती हैं। और मदारिस जो मदरसे हैं हमारे, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी की एजुकेशन दी जाती है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी की एजुकेशन दी जाती है तो उन मदरसों को अपने आय का स्रोत बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की कोई इसलिए नहीं है कि वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है या मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हमारे पास 88 एप्लीकेशन हमारे पास आई। 27 फरवरी को हमने 51 मदरसों की जिनके वेरिफिकेशन होकर के आया, वो सही मानक पाए गए, हमने उन्हें कंसीडर किया। आपके मदरसे बोर्ड का चेयरमैन शामून काजमी क्या कर रहा था? बिजनौर से आप उसको आयात करके लाए हैं, एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को, यहाँ पर मोहम्मद शामून काजमी को। वो अपनी नाक के नीचे यहाँ अवैध मदरसों को संचालन होने दे रहा था, पल्लवित पुष्पित होने दे रहा था, फल फूलने दे रहा था। तो सबसे पहले तो छुट्टी उसकी होनी चाहिए। उसने क्यों सरकार को अंधेरे में रखा? उसने क्यों अवैध मदरसों को यहाँ पर संचालित होने दिया? सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन के तहत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आपको बता दें कि पौड़ी शहर के मेडिकल स्टोर्स में सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के नेतृत्व में खाद्य पूर्ति विभाग और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें पौड़ी मुख्य बाजार में 1 दर्जन से भी अधिक दवा की दुकानों का निरीक्षण कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। के निर्देशों के अनुपालन में ये एक कैंपेन सेफ ड्रग्स सेफ लाइफ, सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन के तहत ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसका आज ये प्रथम दिवस था। और ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि माह में प्रत्येक माह में 2 दिन ये कैंपेन चलाया जाना है, जिसके लिए आज से हमने कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत जितने भी हमारे आम जनमानस है, उनको न केवल जागरूक किया जाना है कि सुरक्षित दवाओं का सेवन करना है ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, जो कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 में फंडामेंटल राइट भी है कि सभी व्यक्तियों को एक सुरक्षित और सेफ लाइफ मिल पाए। उत्तराखंड की विश्व प्रख्यात चारधाम यात्रा जल्द शुरू होने जा रही है। वहीं परिवहन विभाग के लिए प्रदेश भर में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं चुनौती का विषय भी बनी हुई हैं। ONGC
चौक पर हुई दुर्घटना में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। राजपूत में 4, जबकि आपको बताते चले कि लच्छीवाला टोल पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं आरटीओ सुनील शर्मा, जिनके पास में देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार के आरटीओ का प्रभार है, उनके अनुसार इस वर्ष की यात्रा में दुर्घटनाओं के मद्देनजर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। साथ ही ये सुनिश्चित भी किया जाएगा कि बाहरी प्रदेश से आ रही गाड़ियां भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। देखिए, ऐसा है जैसा कि आप जानते हैं कि चारधाम का सीजन भी आने वाला है, आने वाले यात्री भी बढ़ेंगे और पर्यटक भी बढ़ेंगे, तो उसको देखते हुए जो हमारी रेगुलर टीमें हैं उसके अलावा अतिरिक्त दल भी लगाए जा रहे हैं। जैसे देहरादून शहर में ये जो हमारा मसूरी मार्ग है वहां पर एक अतिरिक्त दल लगाया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य मार्ग हैं उस पर भी एक एक दल की अलग से तैनाती की जाएगी, जिससे कि कोई भी सड़क दुर्घटना को रोका जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियां हैं वो पूरे ट्रैफिक के नियमों के अनुसार ही वाहन का संचालन। खबर देहरादून से है, जहां पर चारधाम यात्रा के कपाट खुलने की तिथियां घोषित होने के बाद में 20 मार्च से श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगामी 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज भी हो जाएगा। तो वहीं यात्रा को लेकर जहां एक ओर सभी विभाग तैयारियों में जुट चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस की भी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर बुकिंग करवा रहे हैं, जिसकी जानकारी देते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि अभी तक 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा धनराशि की बुकिंग हो चुकी है, जो कि आगे और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। यात्रा की तैयारियों को लेकर GMVN के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। यात्रा रूट पर जितने भी गेस्ट हाउस हैं उसको ठीक करने का काम यात्रा शुरू होने से पहले कर लिया जाए। इसके लिए एक टीम भी गठित की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार चारधाम यात्रा में बाहर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को उत्तराखंड का पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी चखने को मिलेगा। जो भी हमारे गेस्ट हाउसेस चारधाम के रूट पर हैं, उन सभी रूट्स पर इंस्पेक्शन हो चुके हैं और टेंडर भी आमंत्रित हो चुके हैं। क्योंकि बहुत से गेस्ट हाउस ऐसे जो ऐसे लेवल पर है जहां पर बर्फ रहती है, तो उसमें काम तो जब थोड़ी सी बर्फ कम होगी तभी किए जाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर भी उनमें रिनोवेशन कराया गया था, तो कोई बहुत बड़ा रिनोवेशन का वर्क नहीं है, तो वो हम जो भी हमारे पास समय है उसमें हम लोग उसको कर लेंगे। कुछ गेस्ट हाउसेस में परचेज ऑफ फर्नीचर का इशू है, तो वो हमारा परचेज जा करके और उसको वहां पर सिर्फ इंस्टॉल करना है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क कम है और हमारे पास जो टाइम लिमिट है उसमें हम सारे कर लेंगे। हमारी टीम भी बनी हुई है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।